हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमने आपको हिंदी स्टार्ट कराया था। हमने हिंदी में आपको अलंकार कराया है। आप हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको अलंकार के 2 वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें हमने अलंकार कंप्लीट कराया है। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी हमारा गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में अच्छा रोल प्ले करता है, तो आपका एक भी नंबर हिंदी में ना कटे, इसी को देखते हुए हमने हिंदी का दूसरा टॉपिक समास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम आज आपके सामने। तो समास हमने कंप्लीट कराया है ताकि आपका समास से कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। आपको देखने को मिला होगा, आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं जितने भी, आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में सब में हिंदी आती है और एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो आपको हिंदी में कोई प्रश्न ना छूटे, इसलिए हम हिंदी को लेके आए हैं। हिंदी की एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम अलंकार आपको करा चुके हैं। और आइए अब हम समास को पढ़ते हैं। हम समास में आपको सिर्फ शब्द के बारे में ही नहीं बताएंगे, क्योंकि मोस्टली देखा गया है हम शब्द पढ़ लेते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा समास है। पर जहाँ हमारे से प्रश्न एग्जामिनर प्रश्नावली जो शब्दावली होती है, हमारी शब्दावली के रूप में हमसे प्रश्न कर लेता है, तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने नंबर गंवा बैठते हैं। तो आइए हम परिभाषा से A to Z इसमें सब कुछ देखेंगे कि क्या, कैसे और कितने समास हैं। आइए देखते हैं समास परिभाषा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कुछ शब्दावली देख लेते हैं। समासिक शब्द या समस्त पद। जिस शब्द से समास बनता है, समास विधि से बना नया शब्द क्या कहलाता है? आपका समासिक शब्द या समस्त पद। देखिए, सिंपल सी एक बात है, एक सरल भाषा में आप सुन लीजिए कि जिस शब्द में समास होता है वो शब्द हमारा समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अब आइए देखते हैं, जैसे कुर्सी। देखिए, कुर्सी का अगर हम समास विग्रह करेंगे, कुर्सी को हम विस्तृत करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कु और सी, तो इसका कोई अपना प्रॉपर एक वर्ड नहीं, शब्द नहीं निकलता जो अपना एक अर्थ डिफाइन करता हो। तो कुर्सी में कोई समास नहीं है, तो कुर्सी समासिक शब्द नहीं है। समास विग्रह, आइए देखते हैं समास विग्रह क्या है। समस्त पद का विस्तृत रूप बड़ा करना। विग्रह का अर्थ बंटना होता है। उदाहरण, गृह क्लेश। जैसे ये हमारा एक शब्द है, अब इसका हमने समास विग्रह किया तो समास विग्रह होकर हुआ गृह में क्लेश। देखिए, गृह भी एक अपना प्रॉपर वे में एक शब्द है जो एक अर्थ डिफाइन करता है। गृह मीन्स घर, गृह मीन्स होता है घर, ये आपका पर्यायवाची भी पूछ सकता है। कलेश, कलेश होता है कि लड़ाई झगड़ा, तो ये हमारा गृह में क्लेश, घर में क्लेश, तो इसका विग्रह हुआ। तो गृह क्लेश हमारा समासिक शब्द है और इसका विग्रह है गृह में क्लेश। उत्तर पद क्या होता है? आइए देखते हैं उत्तर पद क्या होता है। समासिक शब्द का दूसरा पद। देखिए, हमने यही शब्द लिया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। गृह क्लेश, गृह क्लेश में देखिए कलेश और गृह 2 शब्द से मिलकर गृह क्लेश बना है। तो जो हमारा प्रथम शब्द होता है वो हमारा पूर्व पद होता है, और जो क्लेश शब्द है हमारा वो हमारा उत्तर पद। जो दूसरा शब्द होता है ना वो हम उत्तर पद कहते हैं उसको। पूर्व पद, जैसे मैंने अभी आपको बताया, समासिक शब्द का पहला पद उत्तर पद कहलाता है। तो हमारा गृह क्या है इसमें? पूर्व पद, और क्लेश हमारा उत्तर पद। प्रधान पद, जिस शब्द पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो। जैसे गृह क्लेश, अब क्लेश लड़ाई झगड़ा, पर वो क्लेश कहाँ है? गृह में है, घर में है, तो हमारा गृह क्या है? प्रधान पद हुआ। अप्रधान पद क्या होता है हमारा? अप्रधान हम देखते हैं, जिस शब्द का समासिक शब्द में कम अर्थ हो वो हमारा अप्रधान शब्द होता है। आइए अब देखते हैं समास के प्रकार। देखिए, समास के मुख्य प्रकार 4 हैं। किस आधार पे हैं? प्रधानता के आधार पर हैं। किसके आधार पे? प्रधानता के आधार पे। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि समास 4 भागों में बांटा जाता है, पर किसके आधार पर, तो हम लिखेंगे प्रधानता के आधार पर। प्रधानता के आधार पे हमारे 4 भागों में बांटा जाता है समास। आइए ये भाग देखते हैं हम एक एक करके। पहला है हमारा अव्ययभाव समास, दूसरा है हमारा द्वंद्व समास, तीसरा है हमारा बहुव्रीहि समास, और चौथा है हमारा तत्पुरुष समास। आइए हम इनकी कुछ पहचान जान लेते हैं यहीं पर हम। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद, जैसे मैंने आपको गृह क्लेश बताया था, गृह क्लेश में गृह शब्द हमारा पूर्व था। द्वंद्व समास,
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता, दोनों सर्वश्रेष्ठ होते हैं, दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं, दोनों ही अपना समान आदर रखते हैं। जैसे माता पिता, अब माता पिता ये नहीं कह सकते ना कि माता श्रेष्ठ है पिता नहीं है, पिता श्रेष्ठ है माता नहीं है, तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ऐसे समास हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। बहुव्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, कोई भी प्रधान नहीं होता। आइए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास, जैसे कि मैंने आपको चौथा बताया तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास दो भागों में बांटा जाता है, आपका कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास। और इसकी पहचान है उत्तर पद प्रधान होता है, तो इन दोनों समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं अव्यय भाव समास, इसकी पहचान देखते हैं। अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद उपसर्ग होता है, पूर्व पद छोटा होता है, उत्तर पद बड़ा होता है। आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे गृह क्लेश ही लेते हैं, हम एक ही वर्ड लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए इसमें हमारा गृह छोटा है, ठीक है, पूर्व पद छोटा होता है, उत्तर पद बड़ा होता है, तो क्लेश हमारा बड़ा है। अब पूर्व पद प्रधान होता है, भाई क्लेश कहाँ है, गृह में है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो गया ना इसमें। भाई क्लेश कहाँ है, क्लासरूम में है, क्लेश कहाँ है, बाहर मोहल्ले में है, पर यहाँ पे आया गृह क्लेश, घर में क्लेश है, आंतरिक लड़ाई है घर के अंदर की, तो ये हमारा प्रधान हो गया, पूर्व पद प्रधान हुआ। और पूर्व पद हमारा उपसर्ग भी होता है, उपसर्ग जो आगे लगकर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए उदाहरण से और समझ लीजिए आप, कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं यहाँ पे। जैसे प्रतिदिन, ये क्या है, प्रतिदिन। देखिए हर दिन समान है, सोमवार मंगलवार इस तरह से दिन हो गए, प्रत्येक दिन एक जैसे हैं। पर अगर प्रतिदिन लगा दें हम, तो हर एक दिन, प्रतिदिन सोमवार, हर एक सोमवार। आ जन्म, जन्म से, तो ये आ हमारा यहाँ पे उपसर्ग है। पूर्व पद प्रधान होता है विभाव समास में, इनके विग्रह करके बताए गए हैं। प्रतिदिन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक का प्रति एक। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपना आप ही रिपीट करते हैं अपने आप को। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ में हाथ हाथ बार बार आया, दिनों दिन में दिन दिन बार बार आया है, गांव गांव दो बार आया, घर घर दो बार आया। तो ऐसे शब्द जो रिपीट करते हैं अपना आप को, उनमें भी क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। आइए आगे देखते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या है, इसकी पहचान देखते हैं। देखिए विपरीत अर्थ वाले होते हैं, एक साथ बोले जाने वाले शब्द होते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, चाचा चाची, ये क्या है, एक साथ बोले जाने वाले शब्द हैं। काला गोरा, दिन रात, तो ये क्या है, एक साथ बोले जाने वाले शब्द हैं। तो इनमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा आपका, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे कि इनमें हमारा द्वंद्व समास होगा। विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, योजक चिन्ह वाले शब्द होते हैं। अब ये योजक चिन्ह क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, माता पिता में एक साइन लग रहा है इस तरह का, ये हमारा है योजक चिन्ह। भाई बहन में भी लग रहा है, ये है हमारा योजक चिन्ह। द्वंद्व समास जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मुख्य तथ्य इसके हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। अब आइए एक शब्द है देवासुर। अब देवासुर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे क्या करेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे तो आप इसको लिखेंगे देव और असुर। देखिए देव और असुर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों सर्वश्रेष्ठ है, अपना आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ ही समझते हैं, तो हमारे लिए दोनों समान हो गए एक तरीके से। तो देवासुर, तो इसमें दोनों पद प्रधान हैं, दोनों ही बराबर हैं, और ये विपरीत भी हैं, जैसे काला गोरा देवासुर। तो ये आपके द्वंद्व समास का उदाहरण हुआ। आइए आगे देखते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास की पहचान देखते हैं। दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें, तो वो क्या है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। मुख्य तथ्य इसके देखते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। दोनों पद गौण होते हैं, ठीक है, दोनों पद गौण होते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण से देखते हैं कि क्या है ये उदाहरण। चतुरानन, चार आनन है जिसके, आनन मीन्स होता है मुख, चार मुख वाला, तो कौन है, देखिए चतुरानन, चार आनन है जिसके। यहाँ पे गिनती आई है, मुख की बात हुई है, पर हम असल में जो हमारी बात है वो हमने ब्रह्मा जी को इंगित किया है। चार आनन है जिसके, ब्रह्मा जी, चार मुख हैं जिसके, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हुआ। आगे देखते हैं। गिरिधर,
गिरिधर मीन्स होता है गिरी को धारण करने वाला। देखिए गिरी आपका पर्यायवाची शब्द भी है, ये किसका है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है आपका, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गिरी को धारण करने वाला, तो पर्वत किसने धारण किया था? कृष्ण जी ने किया था, तो गिरिधर कृष्ण जी को कहते हैं, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, त्रिलोचन लोचन, तीन है लोचन जिसके, तीन आँख वाले शिव जी भगवान, शिव भगवान। निशाचर, निशाचर मतलब निशा में चढ़ने वाला, निशा अर्थ होता है रात, रात में चढ़ने वाले, रात में इधर उधर घूमने वाले क्या होते हैं? राक्षस। आइए आगे देखते हैं। देखिए द्विगु समास। अब ये द्विगु समास के बारे में देखते हैं क्या है। पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु में आपकी एक मुख्य बात है, पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है। मुख्य बिंदु देखते हैं, आइए देख इसमें मुख्य बिंदु क्या है इसके? तत्पुरुष समास से निकला समास है ये। जैसे मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास का पार्ट है आपका कर्मधारय और द्विगु, तो तत्पुरुष समास से निकला ये समास है। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नवनिधि, नवनिधियों का समास, सॉरी नवनिधि, यहाँ पे समूह आएगा, यहाँ पे आप सही कर लेना, समूह आएगा। समास समास करते हुए समास लिखा गया है यहाँ पे, माफ़ी चाहूँगी इस बात की। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। दोपहर, दोपहर का समूह। अब कुछ लोग ना दोपहर सोचते हैं दिन को कहते हैं, पर दिन का असली शब्द क्या है? दिन कैसा है? दोपहर का समय। आपका सुबह और शाम के बीच का जो समय है वो है दोपहर, दोपहर का समूह। आइए आगे देखते हैं। नवग्रह, नौ ग्रह का समूह। अष्टाध्याय, आठ अध्यायों का समूह। तो द्विगु समास की पहचान यही है। देखिए सब में देखिए 8 9, आप अपनी प्रिय स्लाइड में भी देख सकते हैं, जैसे 9 है ना आप, तो इस तरह से ये आपका संख्यावाचक होता है, तो ये द्विगु की पहचान है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। दशानन, देखिए 10 मुख हैं जिसके। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये तो 10 आया, भाई गिनती है 10, तो आप क्या लगा देंगे? द्विगु। पर देखिए 10 मुख हैं जिसके, तो 10 मुख वाले कौन थे? रावण। तो रावण अगर किसी और तीसरे पद की ओर इंगित करे तो वो क्या होता है हमारा? बताइए। तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है, ठीक है, और संख्या होने के कारण इसमें हमारा द्विगु समास भी है। पर अगर हमारे ऑप्शन में बहुव्रीहि और द्विगु में से दोनों आ जाए तो आप किसे प्रधानता देंगे? बहुव्रीहि को देंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऐसे ही एग्ज़ाम में चेक हुए हैं, तो आप बहुव्रीहि को ही अपना आंसर करेंगे। आइए अब कर्मधारय समास के बारे में पढ़ते हैं। कर्मधारय समास, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। उदाहरण नीलकंठ, देखिए पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। कंठ जो कैसा है? नीला है। यह कंठ की विशेषता पहले शब्द नील ने बताई, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है, परंतु इसमें बहुव्रीहि समास भी था। कैसे था भाई? नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? शिव भगवान को कहा जाता है। अब एक बात आती है कि इसमें तो बहुव्रीहि समास भी है नीलकंठ में, और इसमें भाई कर्मधारय समास भी है, तो आप प्रधानता किसे देंगे? आप अपना आंसर किसे देंगे? आप बहुव्रीहि समास को देंगे। एक तो ये भी देंगे कि कई एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप बहुव्रीहि को देंगे, और भगवान, आप एक ट्रिक है कि भगवानों के समास को आप ऊपर रखेंगे, प्रधान रखेंगे, तो आप बहुव्रीहि को ही अपना आंसर लगाएंगे। आइए आगे देखते हैं। विशेषताएं देखते हैं हम। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद विशेष्य, उत्तर पद विशेषण होता है। पूर्व पद हमारा विशेष्य और उत्तर पद विशेषण होता है। देखिए विशेष्य और विशेषण क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता हम बताते हैं वो हमारा विशेषण होता है, ठीक है, और जो बताई जा रही है वो हमारा विशेष्य है। विशेष्य विशेषण वाला समास है, ये उपमेय उपमान वाला समास है, तत्पुरुष समास से निकला समास है ये आपकी विशेषता है, कर्मधारय समास की विशेषताएं। उदाहरण पीताम्बर, पीला है जो अंबर, क्या है इस एग्जाम्पल इसका? पीताम्बर, पीला है जो अंबर। देखिए यहाँ अंबर, इस मीन्स का अंबर कपड़ा है, ठीक है, पीले कपड़े से, ठीक है। परमानंद, परम है जो आनंद, आनंद में सबसे परम सुख जो है परमानंद। नीलांबर,
यहाँ पे अंबर का मतलब है आकाश। तो ये एक आपको मिस स्पेलिंग में दे देता है कि किसका क्या अर्थ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि एक अंबर का अर्थ होता है कपड़ा और एक अंबर आपका आकाश का से रिलेटेड होता है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला है जो आकाश, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका कर्मधारय समास के ये उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। महावीर, महान है जो वीर। एक देखिए इसमें एक है जो इस तरह के वर्ड आए हैं, तो ये भी एक पहचान है कर्मधारय समास की। अब ये महावीर जो शब्द है आपका, इसमें कर्मधारय तो है ही आपका, पर इसमें आपका बहुव्रीहि समास भी होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे है बहुव्रीहि। देखिए महावीर स्वामी जो जैन गुरु थे, तो उनकी तरफ भी इंगित किया गया है। तो महावीर का जो शब्द है उसमें बहुव्रीहि समास के साथ साथ कर्मधारय समास भी है। आप ये दोनों ध्यान रखेंगे। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो आप बहुव्रीहि समास को ही अपना आंसर टिक करके आएंगे। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है, इसमें भी आपका कर्मधारय समास है। आइए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास, समास विग्रह करने पर कारक की कोई ना कोई विभक्ति अवश्य आती है। देखिए अभी तक विभक्ति बीच में कोई जॉइंट वर्ड आना जरूरी नहीं था, पर अब तत्पुरुष समास की पहचान ये कोई ना कोई विभक्ति आती है जब हम समास विग्रह करते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ हमारा का क्या है, हमारी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, कारक विभक्ति है। तो आइए आगे देखते हैं और इसकी पहचान देखते हैं। मुख्य तथ्य, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। ये 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास कैसा होता है, 6 प्रकार का होता है। कारक विभक्ति की मदद से हम तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांट सकते हैं। कारक विभक्ति की मदद से 6 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। अब ये एक उदाहरण दिया है तत्पुरुष समास का, चीड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चीड़ी को मारने वाला, ये कंप्लीट लिख लीजिए आप, मारने वाला, चीड़ी मार। तो ये हमारी क्या है, विभक्ति। और कैसी है, आपकी विभक्ति है, कारक विभक्ति है आपकी। कर्म तत्पुरुष समास है इसमें। आइए अब ये आप कैसे पहचाने कि कौन सा समास है इसमें तत्पुरुष का, तो हम आपको विभक्ति एक बार दिखा देते हैं। देखिए आप ये 6 या 7 क्लास से पढ़ते आए हैं, तो आपको इनको और कोई तरीका नहीं, याद ही करना होगा आपको। कर्ता ने, ये एक टेबल है, कर्ता ने, कर्ता, यहाँ पे कर्ता लिखा है आपका, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया है। कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से मतलब साथ या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे अरे। तो आप दोबारा से एक बार देख लीजिए, इसे आपको याद ऐसे करना पड़ेगा। कर्ता ने, देखिए इसमें कर्ता ने और लास्ट में जो संबोधन होता है उसमें कोई समास नहीं होता, आपको 6 ही याद करने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से साथ या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे अर। और इसमें आपका कोई भी समास नहीं है, सिर्फ आपके 6 प्रकार के समास हैं। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को कर्म तत्पुरुष, करण से करण तत्पुरुष, संप्रदान के लिए संप्रदान तत्पुरुष, अपादान से अलगाव अपादान तत्पुरुष। तो आपको ये ऐसे याद रखने होंगे। तो आइए आपको उदाहरण से समझाते हैं। देखिए यहाँ मैंने बताया था आपको चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ये आपको मैंने पहली स्लाइड में सही करा दिया था, मारने वाला। तो यहाँ पे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, तो हमने आपको टेबल कराई, कर्ता ने कर्म को आया ना, तो ये कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास इसमें हुआ। तो हमें वो टेबल याद रखनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से है ना, तो करण तत्पुरुष। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आया हमारा, तो हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पे हुआ संप्रदान तत्पुरुष। कर्म मुक्त, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
अपादान से मतलब अपादान से अलगाव, अलगाव अलग होना, कर्म से मुक्त हो जाना। तो यहाँ पे से आया तो ये हमारा हुआ कर्म मुक्त, अपादान कारक। राजपुत्र, यहाँ पे संबंध आ जाता है, आपको देखने को मिलता है राजा का पुत्र, तो यहाँ पे हुआ संबंध कारक। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, अधिकरण में, जैसे आप बताते हैं अधिकरण में या पर, तो गृह में प्रवेश अधिकरण तत्पुरुष हमारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समास कंप्लीट करा दिया है। आप 1 से 2 बार इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है और मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है आपको, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।